हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में वी कंप्लीटेड विद आवर चैप्टर नंबर 3 विच वाज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने बड़ी अच्छी से देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा गया है B.R. अम्बेडकर और B.N. राव के द्वारा, और बाकी सारे फीचर्स बड़ी ही अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। अच्छा, प्रीएम्बल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका ऐसा इंट्रो देती हूँ जो आपको हमेशा याद दिलाए कि प्रीएम्बल आखिर होता क्या है। जब आप किताब खोलते हो तो क्या किताब खोलते ही आपके सामने चैप्टर खुल जाता है? जी नहीं, किताब खोलने से पहले, किताब खोलने के बाद मेरा मतलब है चैप्टर शुरू होने से पहले हमारा एक पेज दिया होता है और वो पेज का नाम होता है प्रीफेस, है ना। हर किताब में ये प्रीफेस होता है, मतलब ऐसी कोई बच्चों की भी किताब जब पढ़ाई शुरू होने से पहले उस किताब में भी एक पेज जो है वो प्रीफेस का ही होता है। तो प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस एक तरह से एक झलक है उस चीज़ का जो बाकी पूरे बुक में दिया गया है, बस छोटा सा झलक। एक तरह से वो उसको इंट्रोड्यूस करता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस किताब में। तो प्रीएम्बल भी वही है, पूरे संविधान का प्रीएम्बल एक प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है। देखिए मैंने पहले लाइन में लिखा भी है, एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारा जब संविधान को बनाया जा रहा था तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्होंने पास किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। इसी के बेसिस पे हमारा ये प्रीएम्बल लिखा गया है। ये बोलता क्या है? ये बोलता है कि प्रीएम्बल जो अपनी पावर है, अपनी अथॉरिटी है, इसे कौन देता है? ये इसे इंडियंस देते हैं, हम लोग। हम प्रीएम्बल को ये अथॉरिटी देते हैं, ये पावर देते हैं कि वो कुछ करे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसका ऑब्जेक्टिव्स आखिर था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स ये था टू प्रोवाइड टू द इंडियन सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका सिग्निफिकेंस जल्दी से देख लेते हैं। नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी कोर्ट में जा कर के ये नहीं बोल सकते हो कि प्रीएम्बल में ऐसा ऐसा लिखा था लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। ये नहीं कर सकते हो आप। नॉन जस्टिसिएबल, आपको जस्टिस नहीं दिया जाएगा इसके लिए, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। प्रीएम्बल किसी को पावर नहीं देता है कि वो कुछ करे, ठीक है। वो खुद पावर ले रहा है पीपल से कुछ करने का, लेकिन वो किसी को पावर देता नहीं है कि वो कुछ करे। नॉट अ लिमिटेशन ऑफ पावर, मतलब अगर वो पावर किसी को दे नहीं रहा है तो वो किसी से उसका पावर छीन भी नहीं रहा है। समझ आ गया? केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा एक केशवानंद भारती केस हुआ था, ये 1973 का केस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है कि इस पर हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये बोल दिया था कि नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर एक और केस हुआ, बेरूबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इस नहीं, मैंने क्या उल्टा बोल दिया आपको? लग तो रहा है शायद। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, आप ये दोनों केसेस याद रखिएगा, प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू। ठीक है, कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। तो केशवानंद भारती केस में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेरूबारी यूनियन नॉट अ पार्ट। ओके, अमेंडेबिलिटी देखिए, प्रियाम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है बाय 42nd CAA 1976। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, सो मेनी चेंजेस हैज़ बीन मेड थ्रू दिस एक्ट दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब अगर कभी कुछ बहुत बड़ा चेंज आना है ना, तो वो इसी के थ्रू आ गया था। सो it has been amended only once. Okay, a preamble has been amended only once. और जब ये अमेंड हुआ था तो इसमें 3 वर्ड्स को डाले गए थे। क्या क्या? सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। किसके थ्रू? ये एक बार अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसके थ्रू इसमें क्या ऐड किया गया था? प्रियम्बल के अंदर कौन सा वर्ड, कितने वर्ड ऐड किए गए थे? 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर्स। तो केशवानंद भारती के जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोल दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, उसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368 वो आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर रिलेटेड है तो इसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहरा दिया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। और अभी तक ये सिर्फ एक ही बार अमेंड हुई है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं टर्म्स अंडर प्रियम्बल। पहले तो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हम अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर इंडिया किसी कॉमनवेल्थ के साथ पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, और इंडिया चाहे तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी कर सकता है, अपनी फॉरेन टेरिटरी को सीड भी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर में कुछ कुछ मैंने लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। DPSP, फेडरल, ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, आप चाहे तो यहाँ फिर देख सकते हैं। दूसरा फीचर सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक वर्ड मैंने अभी आपको बताया ना, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड कहाँ से ऐड किए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो सोशलिस्टिक को 42nd CAA से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं है। कम्युनिस्ट मतलब जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करता हो, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रमोट करता हो। वी आर नॉट कम्युनिस्ट, वी आर डेमोक्रेटिक। हम लोग रिपब्लिक है, हम लोग अपना लीडर इलेक्ट करते हैं विच इज़ प्राइम मिनिस्टर, और हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं। वी आर डेमोक्रेटिक, वी कैन डू व्हाट वी वांट, वी इलेक्ट आवर लीडर, वी आर नॉट कम्युनलिज्म, वी डू नॉट प्रमोट अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का एम क्या है सोशलिस्टिक के अंदर? कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो इंडिया में, ये सब। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इसे भी देखिए, मैंने बताया सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, 42nd CAA। और उसके बाद इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लाया गया था ताकि इंडिया में रिलीजन को इक्वल, सभी रिलीजन को इक्वल पावर मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं और द क्रिश्चियंस आर गेटिंग समवेयर सप्रेस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड फेयरली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू रिलीजन दिया गया है। अगर इसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना ये बोल सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट मुझे वापस दो। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक का मतलब अभी मैंने बताया, वी इलेक्ट आवर लीडर है ना। यहाँ पे हम लोग रूल ऑफ लॉ चलाते हैं, यहाँ लॉ जो है उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ डोंट जस्ट बैंग योर हेड अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट कीप इन माइंड द फीचर्स। ओके, डेमोक्रेटिक इज ऑल्सो अ फीचर। रिपब्लिक
again the same thing, elected head of the state, and then we have one president who is elected indirectly for a period of 5 years. उसके बाद किसी भी कास्ट को कुछ ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया गया है कि अरे हिंदूज़ को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया है इन कंपैरिजन टू क्रिश्चियंस, ऐसा नहीं होगा। फिर जो भी पब्लिक ऑफिस है, जो पब्लिक का चीज़ है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस के लिए है और हिंदूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल सिटीजन्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद आ रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो टर्म जस्टिस किस तरह का जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, इस बेसिस पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो देखा जाता है वो नहीं हो। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब वी ऑल हैव राइट टू वोट, वी ऑल हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, ओके, दिस इज़ द पॉलिटिकल राइट्स। और जो ये आइडिया ऑफ जस्टिस है ये रशिया से लिया गया था, ठीक है। जब रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पे उनका, आप ये पढ़ोगे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप ये पढ़ोगे, मॉडर्न में नहीं, जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा रशियन रेवोल्यूशन क्या था। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना, रशियन रेवोल्यूशन से ही हम लोगों ने जस्टिस का आइडिया लिया था। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिला है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है कहीं भी जाने का, हम जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम वैसी जिएंगे, कोई रोक टोक नहीं, विदाउट एनी लिमिट्स, हम अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इज़ इक्वल्स टू ब्रदरहुड, थोड़ा सा बिलोंगिंगनेस, वार्मथ, फीलिंग ऑफ कंपैशन, ये दिखाना फॉर योर कंट्री एंड योर पीपल, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्री में यूनिटी और डिग्निटी को मेंटेन करता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी इज़ इक्वल टू ब्रदरहुड टू शो वार्म कंपैशन फॉर योर कंट्री एंड योर पीपल, एंड दिस विल प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, देखिए यहाँ मैंने एक और केस लिखा है, अगर आप चाहें तो इसे भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा जहाँ भी आप लिख रहे होंगे, कि LIC केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 3 केसेस इससे एसोसिएटेड है। देखिए जब भी आप पढ़ते हैं ना तो क्या करिए, जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है उसके ऊपर ही टॉप में जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस और आर्टिकल्स उस चैप्टर से रिलेटेड है उसे टॉप में लिख दीजिए। जैसे कि प्रीएम्बल वाला पेज खोला, प्रीएम्बल वाला चैप्टर खोला, ऊपर में कुछ जगह होती है ना, उस जगह के ऊपर लिख दीजिए बेरूबारी यूनियन केस, प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट, केशवानंद भारती केस, प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, LIC केस an integral part of the constitution। उसके बाद कुछ कुछ आर्टिकल्स था, रिलीजन का आर्टिकल 25 से 28, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या क्या था, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड लाए गए थे। ऐसे ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप ऊपर में लिख दीजिए, तो क्या होगा जब आप रिविजन करने आओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आप देखोगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो 3 केस याद रखिएगा, बेरूबारी नॉट अ पार्ट, केशवानंद अ पार्ट, LIC एंड इंटीग्रल पार्ट, ये प्रीएम्बल के 3 जजमेंट्स थे, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से वही चीज़ लिखा गया है, बेरूबारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रीएम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि हाँ प्रीएम्बल एक चीज़, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम लोग को अगर कुछ डाउट है तो हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक पार्ट ही है, ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में एक 13 बेंच, केशवानंद भारती केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है ना। इसे हम बड़े ही तसल्ली से एक चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब ये केस संविधान में नहीं है, ये संविधान एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में, बट दिस केस इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट यू विल रीड अ सेपरेट चैप्टर ऑन दिस। सो हम लोगों ने यहाँ तक देखा बेरूबारी केस में। 1 मिनट गाइस, हाँ ठीक है, चलिए बेरूबारी केस में तो इसमें अब समझ आ गया, नॉट अ पार्ट, केशवानंद भारती केस में इंटीग्रल पार्ट, और बताया गया था कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है ना। ये भी लिख लीजिएगा आप अपने ऊपर में, आर्टिकल 368 प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट नॉट द बेसिक फीचर, समझ गए।
अच्छा, ये जो बेसिक फीचर वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको चलो थोड़ा इंट्रो दे ही देती हूँ केशवानंद केस में। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट ठहराया था कि हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो हमारा है वो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका कुछ भी वो अमेंड कर सकता है, लेकिन वो उसका बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकता है। तो देन द पार्लियामेंट आस्क्ड कि अच्छा तो बेसिक फीचर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ना ना, वो अभी नहीं बताएंगे, वो केस टू केस हम आपको बताते रहेंगे कि बेसिक फीचर आखिर होता क्या है। ठीक है, इसकी एक स्टोरी है, वो शुरू होती है, लेट मी टेल यू। ओके, वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले एक केस होती है शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, उस केस में पहले सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, इवन द फंडामेंटल राइट्स द पार्लियामेंट कैन अमेंड। पहले उन्होंने ऐसा बोल दिया किसमें, शंकरी प्रसाद केस में। लेकिन फिर गोलकनाथ केस आया, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, पार्लियामेंट को इतना पावर दे देंगे तो कुछ भी करने वाला है हम लोगों के साथ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ। क्योंकि देखिए, जब भी इस चीज़ को समझना होगा ना, तो ऐसे रखिएगा कि आप एक इंडिविजुअल है, कोई आपके राइट्स को छीनना चाहता है तो वो है पार्लियामेंट, और कोई अगर आपको राइट्स देना चाहता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर दे। ठीक है, लेकिन फिर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ इम्यूटेबल एंड ट्रांसडेंटल। सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो बिल्कुल भी नहीं अमेंड कर सकता है। इन्होंने ये गोलकनाथ केस में बोला। अब पार्लियामेंट को अच्छा नहीं लगा, पार्लियामेंट में तुरंत मतलब एक चेंज ला के लिख दिया कि नहीं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद एनीथिंग। उन्होंने ऐसा लिख दिया जा करके। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, मैं अगर ऐसे बोलता रहूँगा तो ये लोग भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तब आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस एक 13 जजेस का बेंच होता है। ठीक है, उस 13 जजेस के बेंच ने एक बेसिक फीचर नाम का जो ये टूल है इसे लाया। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन वो संविधान का बेसिक ढांचा, जो उसका स्ट्रक्चर है उससे नहीं बदल सकता है। तो पार्लियामेंट में पूछा कि अच्छा तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये तो हम आपको कभी नहीं बताएंगे, ये केस टू केस जैसे आएगा ना तो हम आपको बताते चले जाएंगे बेसिक फीचर क्या होता है। तो बेसिकली हम आपको रिव्यू करेंगे कि आपने जो जजमेंट दिया है या नहीं, आपने जो लॉ लाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं। अब पार्लियामेंट को फिर अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला नहीं, ये इन कुछ कुछ तो इतनी पावर दी है लेकिन कुछ तो किया है हमारे साथ, कुछ तो ये हमें खिला पिला के जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गए और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डाला, और उसके थ्रू उन्होंने ये लिखने की कोशिश की कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ इनैक्ट करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू के मतलब वही कि सुप्रीम कोर्ट्स उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगले ही केस में जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये बोल दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इसे हमसे नहीं छीन सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में उन्होंने ला ही दिया था बेसिक फीचर वाला, तो मिनर्वा मिल्स केस में उन्होंने इसे यूज़ कर लिया और बोला नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आप उसे हमसे नहीं छीन सकते हैं। तो समझ आया आप लोगों को, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बड़े ही अच्छे से आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, और इस पे तो एक अलग सा ही चैप्टर है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ फिर लिखा है द टर्म सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और उधर मैंने आपको बताया था, यहाँ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को फ्रेंच से लिया गया था। ठीक है, और एक और था रशियन रेवोल्यूशन वाला है ना, उसे हमने कहाँ से लिया था, हाँ मतलब रशियन रेवोल्यूशन से हमें जस्टिस वाला आइडिया आया था। ठीक है, ये आइडियाज़ याद रखिएगा। और लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, मैंने यहाँ लिखा था ऑस्ट्रेलिया से था आई थिंक, हाँ, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कुछ याद रखिएगा। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच मोटो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑस्ट्रिया, प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, आई होप
मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सब कुछ. येस, ऑल द पार्ट्स आर कंप्लीटेड. तीनों केस याद रखिएगा. फर्स्ट बेरूबारी यूनियन केस, नॉट अ पार्ट. केशवानंद, येस अ पार्ट. LIC केस एंड इंटीग्रल पार्ट. ये सब कुछ आप अपने लक्ष्मीकांत में लिख लीजिएगा ऊपर टॉप में. ठीक है. सो yep guys, we have finished our chapter. I hope you like this video. If you do, then please like the video and subscribe me to my YouTube channel. I'll see you in the next video. So keep it up. Best of luck and thank you so much.